एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द मुगल एम्पायर। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरे का पूरा मुगलों के बारे में। 3 पार्ट्स में चैप्टर आएगा, बिकॉज एक पार्ट में हिस्ट्री में आप बोर हो जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर है और हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझने के लिए इस समय 3 पार्ट्स में बना रही हूँ, सो दैट हर एक वीडियो जब आप देखें तो आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू किया जाए। द मुगल एम्पायर यानी कि मुगलों का बहुत बड़ा साम्राज्य, रूलिंग एज लार्ज a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। देखो बात क्या है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ, हमारा भारत ले लो, उसके अंदर पाकिस्तान भी लगा दो, उसके अंदर नेपाल लगा दो, बांग्लादेश लगा दो, तो ये सारा कुछ मिलाकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनता है। अब पहले भारत तो था नहीं, भारत कब भारत बना था, जबकि हम आज़ाद हुए तो उसकी बाउंड्री डिसाइड हुई कि इतना जो है भारत है। उसके पहले क्या होता था, राजा लोग होते थे अपने अपने क्षेत्रों पर जो है वो राज्य किया करते थे। सो इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे किसी के लिए भी जो है रूल करना वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहा करते थे और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इन कल्चर था। कैसे थे भाई, आप आज भी देख लो, आप साउथ इंडियन जो है नॉर्थ इंडियन से काफ़ी अलग दिखते भी हैं, खान पान भी अलग है, कल्चर बहुत अलग है। ऐसे ही गुजरात का कल्चर भी अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग है, या फिर वेस्ट जो है ईस्ट से बहुत अलग है। इस तरीके से हम देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा विविधताएं आ जाती हैं। और इतना बड़ा साम्राज्य संभालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश, मतलब होता है पूरा करना, एक तरीके से रूल करना वहाँ पर मिडिल एजेस में। मिडिल एजेस की बात कर रहे हैं हम, और बता ये रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, इसीलिए किसी एक के लिए पूरे को पूरे पे रूल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्वाइट इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें, इससे बिल्कुल विपरीत हुआ था, मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं था, किया गया रूल इन क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसर्स। अब प्रीडिसर्स मतलब पूर्वज होते हैं, तो मुगलों के जो पूर्वज थे वो तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया। फिर किसने किया, द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर टू एकम्प्लिश विद व्हाट हैड हिथरो seemed possible for only short period of time। अब क्या हुआ, अपने पूर्ववर्तियों, अपने जो पूर्वज थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। अब हमें पता है, हम मुगलों की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ आए थे, बसे भी थे, उनके पहले लोग नहीं बस पाए थे क्योंकि उन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था इतना कुछ। उन्होंने अपनी स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी छोटी अवधियों के लिए ही संभव होता था। मुगल तो पता नहीं हमारे कई 100 साल उन्होंने हमारे यहाँ राज किया, उसके पहले लोग आए बसे, लेकिन छोटी अवधियों के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग यहाँ पर बस पाए थे। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग यहाँ पर, उनके लिए पॉसिबल हुआ था ये, है ना। और हिथ्रो का मतलब होता है अब तक, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब तक क्या हुआ, जो भी आते थे रूलर मारधाड़ करते थे, करा के थोड़े बहुत टाइम के लिए रूल कर पाते थे, लेकिन फिर नहीं कर पाते थे। लेकिन मुगलों ने जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पर खूब अच्छे से रूल किया था। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी के लगभग, 16वीं शताब्दी में नहीं, सॉरी इसके पहले आ जाओ, हाँ 16वीं शताब्दी का जब स्टार्टिंग होती है, उत्तरार्ध होता है, स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी, ठीक है, until in the 16th century नहीं, यहाँ पर आओ, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century, जो 16th century का लेटर हाफ है, उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, फैलाव कर लिया अपनी किंगडम का, अपने राज्य का, फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, और वहाँ तक ही पूरे फैल गए। और अंटिल इन द 17th century की अगर हम बात करते हैं, तब तक तो क्या किया, 17वीं आते आते तो दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16वीं में शुरू किया इन्होंने एक तरीके से, है ना, 16वीं के उत्तरार्ध में, मतलब उत्तरार्ध क्या होता है, हाफ के बाद लगभग इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने सबसे पहले कब्जा कहाँ कर लिया था, दिल्ली और आगरा पे, पूरा अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने कहाँ विस्तार किया, इसके बाद तो समझो 17वीं शताब्दी लगते लगते पूरे सब कॉन्टिनेंट पर इनका अधिकार हो गया था, इन्होंने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ आई कि भाई देखो, इतने बड़े महाद्वीप पर पहले किसी के बस की नहीं था इतना शासन करना, लेकिन मुगल आए और मुगलों ने क्या किया, जो इनके एंसेस्टर्स आए थे वो छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए कर पाते थे, इन्होंने जो है लंबे टाइम पीरियड के लिए खूब लंबा शासन हमारे यहाँ किया। पहले दिल्ली और आगरा पे अपना शासन किया, और उसके बाद पूरे सब कॉन्टिनेंट पे धीरे धीरे पूरा फैल गए थे। इतनी कहानी हमने अब तक पढ़ी है। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस
दैट आउटलास्टेड देयर रूल। अब इतनी बात समझो पहले। दे इम्पोज, उन्होंने इम्पोज किया मतलब एक तरीके से लागू किया। क्या लागू किया? अपने प्रशासन के ढांचे, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना चाहिए, कैसे पूरे देश की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसे आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस थे पूरे शासन के संबंध में, जो उनके आइडियाज़ थे कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वो इतने ज़बरदस्त थे, इतने बढ़िया थे दैट आउटलास्टेड का मतलब होता है लंबे समय तक चले। तो वो आइडियाज़ उनके बहुत लंबे समय तक चले, एंड लीविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रभाव, इनका इतना ज़बरदस्त रहा इस तरीके की चीज़ों का कि इनका प्रशासन का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़बरदस्त था, इनके आइडियाज़ जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे गवर्नेंस को लेकर। और उन्होंने उनके पतन होने के बाद भी, जब यानी कि मुग़ल जब ख़त्म हो गए हमारे देश से, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उनकी राजनीतिक धरोहर है ना, पॉलिटिकल लेगेसी है, राजनीतिक धरोहर है, उनके जो आइडियाज़ थे उनको लोग आगे भी फॉलो करते हैं। ये हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर पाए। आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी रूलर जो आगे आने वाले थे वो इसको इग्नोर नहीं कर पाए। एक एग्जाम्पल तुम्हें दिया है, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को इंडिपेंडेंस डे पर, है ना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, पूरे देश को एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं। कहाँ से देते हैं? फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट की प्राचीर से, है ना, उसके अंदर जो प्राचीर बना हुआ है वहाँ से, रैम्पार्ट्स बने हुए हैं वहाँ से जो है वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को। और ये क्या था? रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल एम्पायर का रेजिडेंस कौन सा था। इस पूरे पेज में अगर मेन एक क्वेश्चन बन रहा है तो वो यही बनता है कि भाई मुगल एम्परर्स जो थे उनका घर कहाँ पर था, कौन सा था, या दिल्ली में कौन सी जगह को उनका घर कहा जाता है, तो रेड फोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये देख रहे हो रेड फोर्ट है, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बड़े ध्यान से समझना बिकॉज यहाँ से 100% क्वेश्चन निकल सकते हैं। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनिएजेस ऑफ रूलर्स। अब जो हमारे मुगल थे ना, 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। वंशज क्या होता है? जैसे आप अपने पिताजी के वंश के हैं तो आप उनके वंशज है, एक तरीके से उनका वंश चल रहा है, दादाजी का, उनके पिताजी, पूरा एक वंश चला आ रहा है। तो 2 अलग अलग वंश, एक माता का वंश, एक पिता का वंश। तो मुगल भी 2 महान वंशों के वंशज थे एक तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स थे, वंशज थे किसके? ऑफ 2 ग्रेट लीनिएजेस के, 2 अलग अलग वंशों के जो रूलर्स के वंश थे। फ्रॉम देयर मदर साइड अगर हम बात करते हैं तो दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। इसको चंगेज खान पढ़ना। चंगेज खान कब मरा था? 1227 में। वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा क्रिवल था, बहुत इसने मारकाट की थी हिस्ट्री में। तो माता की तरफ से अगर वंश देखा जाए तो चंगेज खान का वंश था माता जी का। द मुगल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। एक क्वेश्चन आता है, चंगेज खान कौन था? हु वाज चंगेज खान? ही वाज द मुगल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। एक मुगल रूलर था, एक मुगल शासक था जिसने चाइना में शासन किया था, जिसने सेंट्रल एशिया में शासन किया था। तो समझ आया होगा आई होप आपको कि भाई चंगेज खान कौन था, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं फ्रॉम देयर फादर्स साइड। अब बात करो कि पिताजी की साइड से मुगल कौन थे, तो पिताजी की साइड से दे वर द सक्सेसर कौन होता है? जो बाद में आता है, वंश के आगे के लोग जो हैं। तो ये किसके वंश थे? ऑफ तैमूर कब मरा था? 1404 में। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसे हमें याद करना है। तो ये तैमूर के वंश के थे पिताजी की साइड से। चंगेज़ खान की तरफ से थे माता जी की साइड से। चंगेज़ खान कब मरा? 1227 में। कौन था? जिसने चाइना पे भी शासन किया था, एक रूलर था, और सेंट्रल एशिया पे भी शासन किया था। माता जी की साइड से तैमूर वंश के थे। तैमूर कब मरा था? 1440 में। कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, ठीक है। तो क्या था? तो उसने क्या किया कि भाई मुगल जो थे एक तरीके से, अब ये समझ लो कि समझ तो आ गया ना, पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के जो शासक थे तैमूर, उनके वंशज थे। दोनों वंश समझ में आए। माता जी की साइड से चंगेज़ खान, पिताजी की साइड से तैमूर। चंगेज़ खान कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो मुगल रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया पे रूल किया था। और तैमूर कौन था? वो रूलर था ईरान का, इराक का और मॉडर्न डे तुर्की का। इतनी बात हो गई। हाउएवर फिर भी द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। मुगलों को अपने आप को मुगल कहना अच्छा नहीं लगता था, मुगलों को अपने आप को मंगोल कहना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? मंगोल, चंगेज़ खान की साइड से। बिकॉज
This was because Genghis Khan's memory was associated with a massacre of innumerable people. अब क्या हुआ, चंगेज खान ने मारे थे बहुत सारे लोग, असंख्य लोगों को इसने मारा था, एक तरीके से इन्यूमरेबल लोगों को नरसंहार किया था, सैकड़ों व्यक्ति को इसने मार दिया था। तो जब भी चंगेज खान को याद किया जाता तो उसकी जो मेमोरीज होती थी वो ऐसी होती थी कि बड़ा क्रूअल शासक था, बहुत खराब था, बहुत उसने मारकाट की। तो मुगलों को अच्छा नहीं लगता था कि कोई इतने खराब व्यक्ति का उनको वंशज बोले। तो अपने पिताजी की साइड से दे वर लिटिल सेटिस्फाइड कि हमें तैमूर वंश का बोल दो, हमें चंगेज खान के वंश का मत बोलो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्यों? क्योंकि चंगेज खान को एसोसिएट किया जाता था, मेमोरीज उसकी जो भी थी वो कैसी थी कि उसने बहुत सारे लोगों का मैस्कियर किया, मतलब नरसंहार किया, इकट्ठे बहुत सारे लोग मारे हैं। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स। अब उज्बेक्स दे आर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। अब इनको लिंक किया जाता है, समझो, यही स्मृतियाँ जैसे कि चंगेज खान से रिलेटेड थी ना कि वो बहुत खराब था, ऐसी ही स्मृतियाँ जो थी मुगलों के एक कॉम्पिटिटर थे, कौन थे? उज्बेक्स, बहुत हमला किया करते थे, उनसे संबंधित भी यही है कि उज्बेक्स भी बहुत ख़राब थे। जैसे ही चंगेज़ खान के लिए कहा जाता है उसकी मेमोरी है, इसी तरह की मेमोरी लिंक की जाती है उज्बेक्स के बारे में जो कि मंगोलों के कॉम्पिटिटर थे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ बात करें, द मुगल्स वर, अभी इस पिक्चर को लेंगे 1 मिनट बाद, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री। अब इन्होंने कहा कि हम तैमूरों के वंश के हैं, इस बात पे तो हमें काफ़ी गुमान है, हमें बढ़िया लग रहा है ये सुनना कि हम तैमूरों के वंश के हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी ये कि भाई कोई हमें चंगेज खान के वंश का कहे। अब आगे आओ, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। एक और चीज़ थी जिसकी वजह से बड़ा गर्व का अनुभव करते थे कि हम तैमूरों के वंश के हैं, वो बात ये थी कि तैमूरों के जो पूर्वज रहे होंगे, तैमूरों ने क्या किया था, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। समझो कि इनके लिए तो कब्जा करना, किसी चीज़ को जीतना बड़ी गर्व की बात हुआ करती थी। कहते थे तैमूर वंश का बोलो, हमें चंगेज़ खान के वंश का मत बोलो। और तैमूरों ने तो 1398 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इनके पूर्वजों ने, समझ लो, समझ में आया? मुगलों के पूर्वज थे तैमूर जो थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली। अब उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। अब जहाँ पर पीछे आपको एक चित्र दिखाया गया है ना, इसमें ये देखो, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब पूरे खानदान के हैं। अभी बताती हूँ। ईच रूलिंग गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। हर एक ने क्या किया, चित्र बनवाया उन्होंने। प्रत्येक मुगल जो था शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, क्योंकि तैमूर के वंश का कहलाना गर्व की बात थी। उसने दिल्ली पर 1398 में ही कब्जा कर लिया था, उनके पूर्वजों ने बेसिकली। ठीक है, तो ये लोग गर्व मानते थे इस चीज़ का। अब यहाँ आ जाओ पिक्चर पे। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझ लेना। एक मिनिएचर है। मिनिएचर का मतलब क्या होता है बेटा? छोटी सी पिक्चर है ये। मिनिएचर मतलब एक लघु चित्र है, छोटा सा चित्र है ये। और इसमें क्या है, ये पेंटेड हुआ था, ये डेट थी इसकी पेंटेड होने की 1702 और 1712। ठीक है, उसके बीच में ये बना है। ऑफ तैमूर जो डिसेंडेंट्स थे एंड द मुगल एम्परर, उनके बारे में है ये, मतलब उन लोगों की पिक्चर है। तैमूर इज़ इन द सेंटर, तैमूर बीच में बैठे हैं, एंड ऑन द राइट ऑफ हिज सन मिरान शाह है। तो तैमूर और उसके उत्तराधिकारी जो थे और मुगल सम्राट को, ये एक लघु चित्र है, छोटा सा एक चित्र है। ठीक है, मध्य में कौन है? बीच में बैठे हैं तैमूर। राइट साइड कौन है? उनके पुत्र मिरान शाह, जो कि सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर के लकड़ दादा थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे बेसिकली, है ना। ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के भी दादाजी के भी दादाजी, कुछ इस तरीके से होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तुम 3 बार ग्रेट लगा के लिख देना। और उसके बाद अबू सैद हैं जो बाबर के दादा थे। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हैं जो बाबर के परदादा थे, और उमर शेख जो बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी या कि राइट साइड में और तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। पूरे चित्र में इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, नाम एक बार फिर से बता दे रही हूँ, इस चीज़ को एक बार और फिर से पढ़ दे रही हूँ। तैमूर के उत्तराधिकारी कौन होता है? जिसको बेसिकली शासन मिलता है, मतलब पिताजी का बेटा उत्तराधिकारी होता है, समझ लो। पापा के बेटा जो होता है वो उनका उत्तराधिकारी होता है। तो तैमूर के उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक छोटा सा ये चित्र है। मध्य में यानी कि सेंटर में तैमूर है, उनके राइट साइड में उनका बेटा मिरान शाह है। तैमूर का बेटा मिरान शाह इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लो। जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर के
जो हमारे यहाँ प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे ना, उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे कौन? मिरान-शाह। उनके बाद अबू सैद आए जो बाबर के दादा थे। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हैं जो बाबर के परदादा थे। उमर शेख हैं, बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और राइट साइड में उनके क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। मुगल मिलिट्री कैंपियंस। अब जो मुगल होते थे उनके सैन्य अभियान कैसे हुआ करते थे? देखो, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर था हमारे देश में पहला मुगल शासक जिसने शासन किया बाकायदा यहाँ पर आके। 1526 से उसका शासनकाल 1530, देखो बस इतना सा। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। देखो, मुगल शासक बाबर जो था ना, जब उसने क्या किया था 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार बन गया था। वो फरगना राज्य को उसने जीत लिया था बेसिकली। ठीक है, फरगना राज्य पे आक्रमण वगैरह किया होगा, उसने जीत लिया होगा। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, केवल वो 12 साल का था उस समय। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मुगल ग्रुप। अब दूसरे मुगल ग्रुप क्या करते थे उस समय? आक्रमण करते थे। ठीक है भाई, मुगल भी अकेले मुगल तो नहीं, हम भारतीय हैं तो आपस में फिर भी कहीं कहीं लड़ाई हो जाती है ना, तो ऐसे ही मुगलों में भी आपस में हो जाती होगी। तो क्या हुआ, उस मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज्बेकों के आक्रमण। दूसरी शाखा कौन थी? उज्बेक। ठीक है, मंगोल ग्रुप कौन थे? वो दूसरा मंगोल ग्रुप कौन सा था? उज्बेक्स। उज्बेक्स जो थे बहुत आक्रमण करा करते थे, तो इसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। फरगना राज्य पर इसने अपना अधिकार कर लिया था 12 साल की उम्र में, लेकिन क्योंकि उज्बेक्स जो कि मंगोलों की ही दूसरी शाखा थी, बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे और इसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। फिर क्या होता है फिर क्या होता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, अब इधर उधर ही घूमता रहा, इधर उधर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन ही सीज्ड काबुल, फिर उसने काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 में। अब 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, ठीक है, एट पानीपत में हरा दिया और कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को। सबसे पहले दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था, याद कर लो। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। समझ आ रहा है? आगे चलो। टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपियंस ऑफ द मुगल्स। अब आपको क्या बताना है भाई, तालिका 1 में आपको मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया। आगे आएगी तालिका ये 1, और उसमें बहुत सारे सैनिकों ने, मतलब मुगलों ने क्या क्या किया वो दिखाएंगे। स्टडी इट केयरफुली, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, और नोटिस करो कि कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है वो आप समझ पाते हुए नहीं। और यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। अब हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भई ये जो अफगान थे ना, वो मुगल सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा खतरा थे उस समय। अफगानी जो थे वो मुगल सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट थे, खतरा थे। ठीक है, नोट करो द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड होम्स। अब आपको पूरी तालिका जब आगे पढ़ोगे तो आपको नोट करना है कि भाई मुगलों के जो हैं वो कैसे रिलेशन थे, किसके साथ? होम्स के साथ। ठीक है, मुगल्स एंड होम्स का रिलेशन कैसा था, वैसे आपको चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं सिखों के बारे में पढ़ाएंगे, इनका रिलेशन कैसा था, चैप्टर 8 में और 10 में। मेवाड़ एंड मारवा के बारे में हम चैप्टर 9 में देखेंगे ना। हाउ वाज हिमायूज रिलेशनशिप विद, हुमायूं का रिलेशन कैसा था सफ़ाविद से, जो कि ईरान से था। सफ़ाविद कहाँ से था? सफ़ाविद ईरान जो है उसके साथ इनका रिलेशन कैसा था। ईरान से था या पता नहीं, सफ़ाविद ईरान था नाम इसका। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। अब देखो, सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में बड़ा अंतर था। अकबर के संबंध अलग ही रहे होंगे, हुमायूं के संबंध उसके साथ बिल्कुल अलग रहे होंगे। तो क्या अंतर था, ये सब हम आगे नोटिस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and hostilities in the Deccan। क्या औरंगजेब का जो शासनकाल आया था उसमें गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया? एनेक्सेशन हो गया था, उस पर कब्जा हो गया था, क्या उससे कोई फर्क पड़ा? क्या औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब का शासनकाल था लगभग बहुत एंड आते आते औरंगजेब आया था। ठीक है, उसमें गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण इन्होंने कर लिया था। ठीक है, उस पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। से दक्कन का जो युद्ध हुआ उसका कोई अंत हो पाया? दक्कन से जो युद्ध चल रहा था, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको पढ़ लो। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी। जो गन पाउडर बारूद वाली तकनीक है ना, वो 14वीं शताब्दी में ही ला दी गई थी हमारे यहाँ।
फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन एंड वॉज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। बारूदों का ऐसा लोग समझते हैं कि बाबर ने सबसे पहले प्रयोग किया था, नहीं, ये तो 14वीं शताब्दी में ही भारत में आ गई थी ये टेक्निक, ठीक है, फायर आर्म्स वगैरह जो आ गए थे, और सबसे पहले इनका प्रयोग गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया था, बाबर सबसे पहले लाया नहीं था इस टेक्निक को। अब यहाँ पर एक पिक्चर भी दी हुई है, उसके बारे में देखते हैं, कुछ दे रखा है क्या। कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी। कैनन्स का मतलब होता है तोपें, ठीक है, तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में जो तोप का यूज़ हुआ, कैनन्स का जो यूज़ हुआ, उसमें गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, कैनन्स में गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। 16वीं शताब्दी के जब युद्ध हो रहे थे उसमें तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इसमें प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है, IAS में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इस वीडियो का ये लास्ट पेज है, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं बाबर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एज इट इज़ याद कर लेना, पूरा पेपर मतलब ये समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर के लिए ये सब। 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को और उसके जो भी अफगान समर्थक थे, इब्राहिम लोदी वगैरह के या जो भी थे, उनको हरा दिया था, ठीक है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके जो भी अफगान समर्थक थे, बाबर ने उन्हें हराया था। नेक्स्ट बात, 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को इन्होंने हराया था, जो भी उनके सपोर्टर्स थे। 1527 में हराया था किसको? खनुआ के राजाओं को, खनुआ के राणा सांगा, खनुआ के राणा सांगा, राणा सांगा राजपूत रूलर थे ऑफ अलाइंस एट खनुआ, ठीक है। अलाइंस मतलब एक तरीके से जो वहाँ का राज्य होगा, एक तरीके से वहाँ का, वो राजपूत थे, राजपूत राजा थे ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, 1528 में इन्होंने डिफीट किया था राजपूतों को, कहाँ के? चंदेरी के राजपूतों को इन्होंने हराया था और इस्टेब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल आगरा पे और दिल्ली पे बिफोर हिज डेथ। अब ये समझ लो, बाबर ने 1526-1530 4 साल के शासनकाल में ही दिल्ली और आगरा पर पूरा कब्जा कर लिया था। बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। जैसा कि उनके पिता ने किया था, हुमायूं ने भी अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं के पिता ने कहा होगा भाइयों में बांट दो, इन्होंने भी बांट दी, ठीक है। उनके टाइम में ये नहीं कि बड़े बेटे को ही सारी गद्दी मिलेगी, भाइयों में बढ़ जाती थी, इन्होंने भी बांट दी। अब क्या होता है, जब ये बांट दी गई तो हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। अब इतना बड़ा जो एरिया था उसमें से अलग अलग जो प्रोविंस थे, अलग अलग जो प्रांत थे, जैसे आज स्टेट होते हैं तब प्रांत होते थे, तो अलग अलग जो प्रांत थे वो भाइयों में बांट दिए गए। फिर क्या होता है, द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर, एक उनका भाई था मिर्ज़ा कामरान, याद कर लो, मिर्ज़ा कामरान किसका भाई था? हुमायूं का। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, उसने अपने अफगान जो प्रतिद्वंदी थे के सामने वो फीका पड़ गया, लेकिन उनके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं फीका पड़ गया अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान ने वीकन कर दिया था हुमायूं को, किसके सामने? अगेंस्ट जो अफगान कंपटीटर्स थे हुमायूं के, ठीक है। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, शेरशाह सूरी हैं ये बेसिकली, इन्होंने 2 बार हराया। एक तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्नौज में हुआ था 1540 में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। अब ये बेचारे हार गए 2 बार और फिर ये भाग गए कहाँ? ईरान भाग गए, हुमायूं भाग गए ईरान। 2 युद्धों में ये हारे, किससे हारे? शेर खान से। कब हारे? चौसा के युद्ध में 1539 में, और 1540 में कन्नौज में हार गए। इसके बाद क्या होता है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम, अब ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह से हेल्प मिल गई। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, उसने दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। लेकिन क्या हुआ, हुमायूं गिर गए थे जीने से और वो मर गए थे, तो एक एक्सीडेंट दे रखा है तुम्हें कि भाई उनकी डेथ हो गई थी 1555 में। इंपॉर्टेंट है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अब नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे, वो आते हैं अकबर, ठीक है। बड़े छोटे थे अकबर जब राज्य संभाला था इन्होंने। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, केवल 13 साल के थे व्हेन ही बिकेम एम्परर, जब वो राजा बन गए थे, सम्राट बन गए थे। हिज रैन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो उनका रैन था, उनका पूरा शासनकाल था, अकबर का जो शासनकाल था, इन्होंने काफ़ी साल तक शासन किया, 13 साल की उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था।
तो वो बहुत साल तक चला और 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला पीरियड याद करो 1556 से 1570 तक। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ। बेसिकली देखो, अकबर जब गद्दी पर बैठे तो 13 साल के थे। बैरम खान के नेतृत्व में पूरा काम चलता था। पिता के मरने के बाद इनके संरक्षक बैरम खान बने और बैरम खान इन्हें गाइड किया करते थे, पूरा मदद करते थे पूरा शासन चलाने में। लेकिन अब ये हो गए 1556 से 70 के बीच में बड़े और 70 के बीच में, ठीक है, 1570 तक आते आते तो ये बड़े हो गए होंगे। तो उस बीच इन्होंने अपने आप को, अपने संरक्षक जो कि बैरम खान थे और जो भी घरेलू कर्मचारी थे, जो भी उनके स्टाफ थे, अदर मेंबर्स थे, डोमेस्टिक स्टाफ थे, उनसे उन्होंने अपने आप को मुक्त किया और अब कहा कि भाई मैं एक स्वतंत्र राजा हूँ, अपने हिसाब से अब मैं फैसले करूँगा, सब कुछ करूँगा। इसके बाद इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे अगेंस्ट द सूरीज। याद करो, शेर खान सूरी ने इनके पिताजी हुमायूं को भगा दिया था एक तरीके से, लड़ा हरा के। तो इन्होंने बदला लिया होगा। इन्होंने क्या किया, खूब ज़्यादा हमले वगैरह किए होंगे, ठीक है। सूरी और अन्य अफगान, क्योंकि अफगानों का इनके पिता के साथ भी पूरा था ना, लड़ाई हो रही होती थी, ठीक है। तो इन्होंने अफगानों के ऊपर खूब ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह की, इनकी लड़ाइयाँ रही उनके साथ। इसके बाद इन्होंने जो भी निकटवर्ती उनके आसपास के राज्य थे, ठीक है, उनके साथ भी इनका खूब रिवॉल्ट रहा। अफगान के साथ रहा और उसके नेबरिंग किंगडम जैसे मालवा है, उसके अलावा गोंडवाना है, वहाँ से भी इनका सब इस तरह से चलता रहा। निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम, इनके मिर्ज़ा हाकिम के साथ भी जो है सैन्य अभियान चलते रहे, ठीक है। उनके साथ भी इनका, मिर्ज़ा हाकिम के साथ भी पैसे को लेकर इनका सब लड़ाई रहती थी। और उज्बेक्स, तो उज्बेक्स कौन थे, मंगोलों की शाखा ही तो थे। एक मंगोल्स, ये जो बाबर वगैरह आए थे, और दूसरे वाले उज्बेक्स थे जो भी उधर से ही थे। तो उनके साथ उनके विद्रोह को दबाने के लिए खूब सैन्य अभियान चलते थे, मतलब खूब लड़ाइयाँ होती रहती थी उस समय। इन 1568 द सिसोदिया's कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized and in 1569 रणथंभौर। अब यहाँ से याद करो, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। 1570 से 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन ईस्ट इन बिहार। अब 1570 से 85 के बीच में, 85 के बीच में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए, खूब गुजरात के विरुद्ध, खूब मतलब सैन्य अभियान, मतलब खूब लड़ाइयाँ चल रही थी वहाँ पे। फिर इसके अलावा क्या हुआ था, इन द ईस्ट हम बात करें, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह मिलिट्री कैंपेन्स चल रहे थे। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय 1579 में और 1580 के बीच में रिवॉल्ट हुआ इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम कौन था, इनका सौतेला भाई था, ठीक है। पूरी बात सुन लो। 1570 से लेकर 1585 के मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए, वहाँ से लड़ाइयाँ चली। इन अभियानों के बाद पूर्व में बिहार की साइड, बंगाल के साइड, उड़ीसा के साइड, यहाँ सैनिक अभियान चलते रहे, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में जो भी विद्रोह ने और जटिल कर दिया, ठीक है। पक्ष में विद्रोह हुआ था मिर्ज़ा हाकिम के। 1585 से लेकर 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, अकबर का एम्पायर का विस्तार हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, इन द नॉर्थ वेस्ट की साइड में, ठीक है। लॉन्च किए गए थे कैंपेन्स बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिम में भी अभियान चलाए गए थे। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया था। कंधार वॉज सीज्ड, कंधार पर कब्जा किया गया फ्रॉम द सफ़ाविद्स, यानी कि सफ़ाविदों को इन्होंने हरा दिया था। कश्मीर वॉज अनेक्स्ड, कश्मीर पे भी कब्जा कर लिया था। एज ऑल्सो काबुल, काबुल पे भी कब्जा कर दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम मर गया, यहाँ पर लड़ाई वड़ाइयाँ हुई होंगी, इनका सौतेला भाई था और उसकी मृत्यु के पश्चात काबुल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो फिलहाल अकबर खूब जीत रहे हैं। दक्कन में भी अभियानों की शुरुआत हुई, यानी कि डेक्कन जो हमारा, हमें पता है डेक्कन इंडिया जिधर है, डेक्कन में भी क्या हुआ था, सब युद्ध चल रहे होंगे। और इसके अलावा डेक्कन में भी अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। नाम याद करो, बरार, खानदेश और अहमदनगर। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। इनके जो बेटे थे वो इनके विद्रोही बन गए थे एक तरीके से, तो इनकी पूरी सत्ता लड़खड़ा गई थी। यहीं सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया था, ठीक है। अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड, बिल्कुल लड़खड़ा गया था बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, के बेटे ने रिबेल हो गए थे, विद्रोह कर दिया था इनके खिलाफ ही, और जो कि फ्यूचर में सलीम ही जो थे जहांगीर कहलाए थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर अब हम करेंगे अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।